बाबर आजम और रिजवान बिल्कुल खेलें, इसलिए कि वो इससे पहले रन्स भी करते रहते हैं। लेकिन जो असल मसला है वो ये है कि स्ट्राइक रेट को आपको बरकरार रखना है, और न्यूजीलैंड की टीम को आप कमतर ना समझें, क्योंकि उनकी टीम में सिर्फ 6 वो खिलाड़ी हैं जो लास्ट सीरीज में यहाँ पे खेलने आए थे, बाकी कमोबेश सारे लड़के नए, और 2-3 खिलाड़ियों तो अभी डेब्यू किया है उनके, तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को एतमाद के साथ चांस दिया है। तो उसके बावजूद कि उनकी टीम में नए खिलाड़ी हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये कि पाकिस्तान को देखें, जहां ठीक है आपको मतलब जीतने के लिए जाना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैच को फिर मैच की तरह खेलना चाहिए, और किसी भी मौके पे आपको ये तासुर नहीं देना चाहिए कि आप डर गए हैं, घबरा गए हैं और आप सिर्फ जीत के लिए खेल रहे हैं, वरना ये कि आप जो है नहीं खेलेंगे। आपको लड़ के मतलब ये कि लड़ना चाहिए, नजर आना चाहिए कि आपकी अप्रोच जो है प्रोफेशनल है, आप मतलब अलर्ट हैं ग्राउंड के अंदर। फिर ये कि बाबर आजम पे जो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म भी आ रहा है हालिया दिनों में कि उनको किसी एक फॉर्मेट की कप्तानी करनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 2 की करनी चाहिए। और लोग जो बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि जब वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी कर रहे होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जो है उस पर थोड़ा सा असर पड़ता है, वो स्ट्राइक रेट भी नहीं आता, और फिर वो ऑन एंड ऑफ मतलब 2-3 इनिंग्स में फेल हो जाते हैं, एक आध इनिंग्स में अच्छा खेलते हैं। तो इसलिए भी जरूरी है कि वो ये इस बात को खुद ही डिसाइड कर लें कि मतलब 1 या 2 फॉर्मेट की कप्तानी ले लें और 1 फॉर्मेट की कप्तानी किसी और कर दें। तो इस तरह से उनके ऊपर जो एक प्रेशर आ रहा है 4-6 महीने साल से कि जी ये इनकी कप्तानी सही नहीं है, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े बैटर हैं, आईसीसी से उन्होंने अवार्ड भी लिए हैं, हम भी मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, सारे शायकीन और सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो मुल्क के लिए मतलब कारनामे अंजाम देगा तो उसके लिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जहां तक उनकी कप्तानी की बात है, और ये हकीकत है, हकीकत पसंदी का हमको मुजाहरा करना चाहिए कि उनकी कप्तानी में वो मतलब ये कि कॉन्फिडेंस नहीं है जो उनकी बैटिंग या वैसे बैट्समैन वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो एक फॉर्मेट की तरफ आ जाएं। दूसरे ये कि चले ठीक है इस दफे तो वो अपनी पोजीशन पे खेलें, जैसा उन्होंने खुद कह दिया कि मैं और बाबा ओपन करेंगे, और मैं और रिजवान जो है ओपन करेंगे, और हारिस जो है वो और अपना साइम अयूब जो है बड़े कॉन्फिडेंट और बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, और वो किसी पोजीशन पे बिल्कुल इस पे मजीद भी बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी से बात कर लेते हैं। जावेद साहब, कप्तान बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे आज। बाबर आजम का एक दिन पहले ये बयान आना कि मैं और रिजवान ओपन करेंगे। माजी में अगर हम देखें जो पाकिस्तान सुपर लीग में साइम अयूब के साथ जो है बाबर आजम ओपन करते दिखाई दिए, पेशावर ज़ल्मी के रन अच्छे किए, सेंचुरी पार्टनरशिप लगी, लेकिन क्या आज जो टीम बनने जा रही है 11 रुकनी, बाबर आजम उस टीम का अपने लिहाज से चुनाव करेंगे? क्योंकि अगर हम देखें तो बड़े मसाइल पैदा होते दिखाई दे रहे हैं सिर्फ दोनों के ओपन करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर हम ओपन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान करते हैं तो फिर जिस तरह मैंने 4 नाम आपको गिनाए, फ़खर जमान, शान मसूद, हारिस, मोहम्मद हारिस और इसके साथ साथ साइम अयूब, ये 4 बैटर ऐसे हैं जिन्हें 1 डाउन और 2 डाउन पोजीशन पर आकर बैटिंग करनी पड़ेगी। फिर हम अगर देखें तो इफ्तिखार अहमद टीम का हिस्सा होंगे, तो इफ्तिखार के बाद अगर हम बात कर लें ऑलराउंडर्स की लाइन लग जाती है, फिर अम्माद उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फ़हीम अशरफ उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर बॉलिंग की लाइन आ जाती है, फिर नवाज अच्छी बैटिंग का भी मुजाहरा करते हैं। तो टीम आज 11 रुकनी सिलेक्ट करने में शायद बाबर आजम को कुछ परेशानी हो, क्योंकि उम्दा परफॉर्मेंस करने वाले सभी खिलाड़ी इस टीम के अंदर मौजूद हैं। शुक्रिया मोइन भाई। जैसे रियाज भाई ने तकरीबन तफसीलन सारा मुद्दा तो बता ही दिया, लेकिन ये देखें सीनियर्स के आने से देखें टीम तो मजबूत हो जाएगी, टीम मजबूत करनी है, आपने बिल्कुल कोई झोल तो छोड़ना नहीं है। जिस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो मैं चाहूँगा कि बाबर को देखें टीम सेलेक्ट करने में आज मुश्किलात तो होंगी, जाहिर है जितने भी प्लेयर्स हैं सारे परफॉर्म कर कर आए हैं और जो भी साथ है, लेकिन बाबर ने एक दिन पहले ही बता दिया कि भाई ओपनिंग के लिए तो जो है हम ही ने खेलना है, रिजवान ने और मैंने ओपन करनी, इसलिए कि उसने मिडिल ऑर्डर का भी जहन बना दिया, नीचे ऑलराउंडर्स का भी बना दिया कि भाई आप तैयार हैं अपनी अपनी पोजीशनों पे, हम अपनी पोजीशन से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने छोड़ा। आपको पता है इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी अच्छी शराकत हुई है, पाकिस्तान को उन्होंने बहुत अच्छी शराकत दी दोनों प्लेयर्स ने, और पाकिस्तान को वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिए। इंडिया के खिलाफ भी आपको पता है जो 10 विकेटों से हम पहली दफा वर्ल्ड कप में मैच जीते थे वो इन्हीं की शराकत थी। लिहाजा मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से चल रहा है बाबर आजम पे, ठीक है थोड़ी सी तनकीद होती कि स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, लेकिन वो अपना स्ट्राइक रेट भी ठीक कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरीके से वो चल रहा है। लेकिन अब जो टीम बनाने में 4 प्लेयर्स का जो नीचे आ रहे हैं, मिडल में आ रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। मिडल में आपको पता है साइम अयूब और हारिस, ये 2 ही बन रहे हैं। उसके बाद अगर तीसरा नाम है तो दोनों की टाई है फ़खर की और उसकी शान मसूद की।
अब इन दोनों में से तीन, इन चार में से तीन प्लेयर्स तो आज खेलेंगे। फिर बॉलर्स में आएंगे, ऑलराउंडर से भी वो दो उठाएगा, शादाब खान को ले लें या अमाद को ले लें। और फास्ट बॉलिंग से आपको पता है एहसान उल्लाह आज इन होता है तो बॉलर्स पूरे हो जाते हैं तीन। तो ये सारी चीजें बाबर बहुत तरीके से जो है आज टीम को लेकर चलें, क्योंकि सीनियर्स के आने से पता चलना चाहिए एकदम तगड़ी टीम मैदान में उतरे। आपको चाहिए कि आपको मौका मिलता है, आप अपनी रैंकिंग अच्छी करें। आप अगर क्लीन स्वीप कर देते हैं पांचों T20 तो आप T20 में फिर नंबर 1 आ सकते हैं, अपनी खोई पोजीशन भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा बाबर को कि आज बिल्कुल मजबूत टीम के साथ उतरे और जितनी जो इसके पास स्ट्रेंथ है वो इस्तेमाल करे और बिल्कुल अपर हैंड जाकर खेले। जैसा भी, लेकिन हम इसमें देखिए बड़े खिलाड़ियों के दरमियान आपस में टाई बड़ी है। फखर जमान की बात कर लें, शान मसूद दोनों के दरमियान टाई है। फिर साइम अयूब और मोहम्मद हारिस के दरमियान टाई है। नीचे अगर चले जाएं ऑलराउंडर शोबे पे, बॉलिंग ऑलराउंडर पे, स्पिनर्स पे तो मोहम्मद नवाज और हम्माद वसीम के दरमियान टाई है। बॉलिंग का शोबा अगर देख लें तो एहसानुल्लाह और नसीम शाह के दरमियान टाई है। तो टीम बनाने के लिए आज जो कम्बिनेशन आप खुद कह रहे हैं कि बड़ी मजबूत टीम उतारनी चाहिए, तो ऐसा लगता है कि बाबर आजम पे आज कुछ प्रेशर होगा टीम बनाने में। ये शहजाद भाई जो आपने बताया ना, जितने प्लेयर्स की आपस में टाई है, और एक बात आपको और बता दूं, बाबर आजम की भी टाई चल रही है। बाबर आजम पे बहुत दबाव है कि एक फॉर्मेट की कप्तानी आपने छोड़ दी है, क्योंकि नजम सेठी हर एक दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई शोशा छोड़ देता है। तो ये चीजें चल रही हैं और बाबर आजम के लिए आज का टीम अनाउंस करना निहायत ही समझो ये बहुत बड़ा फैसला कि किस तरीके से हैंडल करते हैं। जाहिर तमाम अच्छे प्लेयर्स आए हैं, अब आपने जो 11 प्लेयर डगआउट में उतारने और जिन्होंने जाकर परफॉर्म करना है ग्राउंड में, ये 11 उतारना आज उनका भी इम्तिहान है। और बाबर के पीछे आपको पता है एक लाबी, मखसूस लाबी चल रही है जो चाह रही है कि एक फॉर्मेट से बाबर को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। आज इस चीज का भी इम्तिहान है, इसका भी जवाब जो है ना आज बाबर देंगे। आज बाबर आजम जवाब देंगे। रियाज साहब, जिस तरह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की कप्तान की अगर हम बात करें, टाइम है लेथम की, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त बयान दिया है कि हम यहाँ पर सीरीज़ खेलने आए हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान को अच्छा फाइट बैक दे सकें और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को टफ टाइम भी दें। उनका यही कहना, पाकिस्तान T20 की बड़ी मजबूत साइड है। कैसा देख रहे हैं उनके इस बयान को, जबकि बाबर आजम के लिए जिस तरह मैं जावेद साहब से कह रहा था कि आज टीम बनाने में उनको कुछ मुश्किलात का सामना होगा क्योंकि तमाम ही लड़के परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। नहीं देखें, टीम बनाने में उनको मुश्किलात का सामना नहीं होगा जब वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकते हैं कि मैं और रिजवान जो ओपन करेंगे और हारिस और साइम अयूब ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए उन्होंने जहन बना के रखा होगा, एक मार्जिन प्रोविजन रखा होगा और टीम जो है उन्होंने अपने सामने रखी है और वो टीम जो है वो ऐलान कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये और बात है कि उन खिलाड़ियों के लिए जो नए खिलाड़ी हैं उनके लिए मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वो ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि जी हम जो है हमें चांस मिले और हम जस्टिफाई करें अपनी उसी पोजीशन को जो हमने PSL में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पेश की थी, या अगर हम अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं पेश कर सके तो यहाँ पे हम अच्छी अपने मतलब होम कंडीशंस में अपने शायकीन के दरमियान अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें। जहाँ तक टॉम लेथम की आपने बात की जो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, देखें ये हमसे ज़्यादा ये जो जितनी भी गैर मुल्की टीमें हैं ना, इनकी प्रोफेशनल अप्रोच जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है और वो जब ग्राउंड के अंदर उतरते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं और ये मतलब फाइटिंग करते हैं। आप देखें कि मैदान के अंदर उनकी जो फील्डिंग का अंदाज होता है, उनकी जो बैटिंग का अंदाज होता है, बॉलिंग का अंदाज होता है, वो एक एक बॉल पे बड़ा कंसंट्रेट करते हैं। और इसी तरह आप देखेंगे जब वो फील्ड प्लेसिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट और फोकस करते हैं और उनकी फील्डिंग का जो मेयार है वो हमसे ज़्यादा बहुत अच्छा है। गो के हमने भी मतलब एक फील्डिंग में थोड़ी बहुत बेहतरी पैदा की है, लेकिन जो इस वक्त दुनिया क्रिकेट का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी फील्डिंग का मेयार उससे थोड़ा सा पीछे है। रह गई बात देखें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के जो नए भी खिलाड़ी हैं तो उनकी भी परफॉर्मेंस वो उसी तरह की होती है जो उनका कोई सीनियर खिलाड़ी देता है। गो कि उनके सीनियर ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो IPL में शरीक हैं या किसी ज़ाती वजूहात की बिना पर टीम में शामिल नहीं है, तो उनके यहाँ ये एक कैजुअल मतलब वो इस चीज़ को लेते हैं और बड़ी बड़ी मतलब भी देखें 7-7 8-8 खिलाड़ी उनकी टीम में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा मतलब फिक्र नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ अगर 4 खिलाड़ी भी नए टीम में शामिल हो जाते हैं तो मसाइल पैदा हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार किसको मौका दें ना दें। और जैसा आपने अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में देखा कि वहाँ हमने सबको एकदम मौका दे दिया, कोई प्लानिंग हमें नज़र नहीं आती थी। अगर हमें मतलब सीरीज़ भी जीतनी थी और उन खिलाड़ियों को भी कॉन्फिडेंस देना था तो हमें 1-1 2-2 करके उन खिलाड़ियों को
को चांस देना चाहिए था, ताकि आपकी टीम का कॉम्बिनेशन और जो स्ट्रेंथ थी वो मतलब मुतासिर ना होती और टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, पाकिस्तान को तो ये एज हासिल होगा कि वो अपनी होम कंडीशंस पे खेल रही हैं, और इसका थोड़ा सा प्रेशर भी होगा कि होम कंडीशंस में, होम ग्राउंड में, होम क्राउड के दरमियान वो इस सीरीज को जीतने में कामयाब हों। ये एक प्रेशर भी होता है और इसको आप मतलब एंजॉय भी कर सकते हैं कि भाई हम अपने मतलब शायकीन के दरमियान खेल रहे हैं, अपनी कंडीशंस पे के मतलब खेल रहे हैं, तो हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। तो ये एक मतलब साइकोलॉजिकल गेम भी है कि आप कितना प्रेशर लेते हैं या नहीं लेते। तो बिल्कुल, ये इस पर मतलब मज़ीद भी बात करेंगे। रियाजुद्दीन साहब आज के मैच के हवाले से रियाज साहब कह रहे हैं कि प्रेशर को हैंडल करना आज पड़ेगा, और क्योंकि अगर हम देखें तो क्योंकि माजी में हम जिस तरह प्रेशर को बहुत कम मैचेस में हैंडल, क्योंकि बड़े मैचेस में हम प्रेशर लूज़ करते दिखाई देते हैं, तो आज के मैच को जो है हम जो है जीतने की भरपूर तौर पर कोशिश करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी आज के मैच के हवाले से, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो T20 मैच आज खेला जाना, रात 9 बजे ये मैच खेला जाएगा। रियाज साहब, जिस तरह बात हो रही है आज के मैच के हवाले से, तो मिडल ऑर्डर में हम देखेंगे कि इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने लास्ट अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उम्दा परफॉर्मेंस दी थी, 31 रन की इनिंग खेली थी, पाकिस्तान ने एक माकूल स्कोर जो है बोर्ड पे सजाया था, एज ए सीनियर उनका रोल इस सीरीज़ के अंदर कैसा देख रहे हैं आप, क्योंकि हमने आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलना है? देखिए, उनका भी रोल बड़ा अहम है, और वैसे तो उन्होंने जो बांग्लादेश में जो लीग हुई थी उसमें भी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। बीच में वो थोड़ा सा मतलब है कि वो उस तरह की परफॉर्म नहीं कर सके थे जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था, लेकिन जैसा आपने भी अपने इंट्रो में भी कहा कि अहमद वसीम है और भी दूसरे खिलाड़ी हैं जो मतलब इस पोजीशन पे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आज की टीम जो है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं जैसा इफ्तिखार हैं, मतलब पूरी एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो कम से कम आपने अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ आप में शिकस्त हुई है, तारीखी सीरीज़ मतलब आप हारे हैं, उसका कम से कम इजाला होना चाहिए, और ये एक मैसेज जाना चाहिए पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी शायकीन को, क्रिकेट के शायकीन है, कि उनका जो है आप पर एतमाद बहाल हो, और ख़ुद आपकी टीम का भी मतलब एतमाद बहाल हो अगर आप पहली दूसरी फतह हासिल करते हैं। इसलिए कि आप पे ये जिम्मेदारी भी है, आप पे यकीनन प्रेशर भी होगा कि आप अपने मुल्क में खेल रहे हैं। और एक ज़माना ये था कि अगर आप आज से 10-12 साल चले जाएं तो बहुत से इसमें प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी अपने मुल्क में कोई सीरीज़ नहीं खेली, हमेशा जो बाहर ममालिक में होती रही वो खेली। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे खिलाड़ी खुशकिस्मत हैं कि अब वो अपने ग्राउंड पर उनको इंटरनेशनल मैचेस खेलने के मौके मिल रहे हैं। तो इससे मतलब ये कि फ़ायदा उठाना चाहिए और फुल स्ट्रेंथ के साथ हमें जाना चाहिए। फिर ये कि हमारी जब बाबर आजम जिनकी कप्तानी पे अक्सर व बेशतर मतलब उन पे ये उठते रहते हैं, लोग जो हैं उन पे बात करते हैं कि उनकी कप्तानी जो है वो सही नहीं है, और बाज़ मौक़ों पे जहाँ उनको मतलब ये कि सही डिसीजन लेने चाहिए वो नहीं ले पाते हैं, तो उनको मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा इस सीरीज़ पे कि ग्राउंड के अंदर जब वो कप्तानी कर रहे हों, ख़ास तौर से जब फील्डिंग कर रहे हों, कि उस वक्त जो है बड़ा रोल होता है कि मतलब सामने जो अपोनेंट है वो बैट्समैन कौन है, वो किस अंदाज से खेल रहा है, उसका इस वक्त टेम्परामेंट क्या है, आपने किस बॉलर को इंट्रोड्यूस करना है, आपने मतलब अपनी फील्ड प्लेसिंग जो है वो किस तरह से लेनी है। तो मैं ही समझता हूँ कि उसमें बड़े स्मार्ट डिसीजन की तवक्को की जाती है एक अच्छे कप्तान से। तो जिसका मतलब ये कि थोड़ा सा उनमें कमी है। तो ये जो सीरीज़ जब आपके मुल्क में, अपने मुल्क में सीरीज़ हो रही है, तो एक थोड़ा सा आपका एक कंफर्ट लेवल होता है, इसलिए कि बहुत सी चीज़ें जो हैं उससे आप फैमिलियर होते हैं, तो आप पर जिम्मेदारी होती है कि आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए अपनी मतलब ये कि कप्तानी बेहतरीन अंदाज से करें, और आपके जो रिज़ल्ट हैं उसमें कप्तानी का रिफ्लेक्शन जो है नज़र आना चाहिए। इसलिए कि दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े कप्तान हैं, आप ये देखें कि उनकी अप्रोच जो है बड़ी पॉजिटिव होती है, बड़े फाइटिंग किस्म के कप्तान होते हैं, और वो हमें अब बाबर आजम को अपने ऊपर से लिबादा हटाना होगा कि डर डर के उनको नहीं खेलना होगा, और इस मतलब खौफ से कि हमें शिकस्त हो जाएगी, आप जो है मतलब ये कि अटैकिंग खेलना खेलें। मैं ही समझता हूँ कि आज की क्रिकेट जो है वो अटैकिंग मतलब क्रिकेट है, और उसी पर हमें मतलब ये कि चलना चाहिए ताकि हम जो है कामयाबी हासिल करें, और डर और खौफ को, शिकस्त के जो डर और खौफ को हमें निकाल देना चाहिए। अगर शिकस्त का डर खौफ आएगा तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। रियाज साहब, तो आज हम अपनी बॉलिंग स्टैंड को देखें, जो फास्ट बॉलिंग शोबा है हमारा, शाहिनशाह आफरीदी काफ़ी अरसे के बाद टीम का हिस्सा होंगे, हारिस रऊफ
टीम के साथ उनके साथ मौजूद होंगे। फिर एहसानुल्लाह का उनको साथ मैसर होगा। नसीम शाह मौजूद हैं स्क्वाड के अंदर। फिर अगर स्पिन डिपार्टमेंट में देखें तो अम्माद, नवाज और शादाब इनका साथ देने के लिए भरपूर उनके साथ मौजूद होंगे। तो ऑलराउंडर के शोबा देखें तो फ़हीम अशरफ बॉलिंग स्टैंड को मजबूत करने के लिए ग्राउंड में मौजूद होंगे। तो बॉलिंग स्टैंड किस तरह देख रहे हैं? शाहिन शाह आफरीदी जिस किस्म के अटैक करते हैं, शुरू में अगर उन्होंने फॉलो थ्रो में विकेटें दिला दी पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान जो कामयाबी की राह पर जो है जल्दी गामजन होता दिखाई देता है, क्योंकि जब भी शाहिन शाह आफरीदी ने जो ब्रेक थ्रू दिया तो पाकिस्तान उस मैच में कामयाबी हासिल करता दिखाई दिया। देखिए, ये पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि अगर आप माजी में चले जाएं तो दुनिया क्रिकेट में जितने अच्छे बॉलर्स पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, मतलब ख़ास तौर से फास्ट बॉलिंग के हवाले से पाकिस्तान जो है बड़ी जरखेज़ सरजमीन है। और आप ये देखें, मतलब एक तवील फहरिस्त है, इमरान खान, सरफराज नवाज, शोएब अख्तर, आसिफ आमिर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मतलब ये वो मतलब बॉलर हैं जो मतलब किसी भी एरा में हमारे फास्ट बॉलर्स ने मतलब दुनिया में एक धाक बैठा के रखी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर आप पाकिस्तानी मतलब ये कि अटैक देखें तो आज भी हम अपने उसमें बड़े खुद कफील हैं, बड़े सफिशेंट हैं। और एहसानुल्लाह की आमद के बाद और शाहिन शाह आफरीदी जिस तरह की परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं, गो कि आप देखें कि हारिस रऊफ भी अब एक अच्छे बॉलर हो गए हैं और वो आखिरी ओवर्स में भी मतलब जब गेंद पुरानी हो जाती है तो उससे भी फ़ायदा उठाने की पोजीशन में है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हारिस रऊफ ने अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट वो लेके आए हैं, जबकि शाहिन शाह आफरीदी तो जो पहले दूसरे ओवर होते हैं उसमें मतलब ये कि आप ये समझें कि हिला के रख देते हैं सामने वाले बैट्समैनों को। और उनकी खासियत ही यही है कि वो पहले दूसरे ओवर्स में कम से कम 1-2 विकेटें ज़रूर हासिल करने में कामयाब रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एहसानुल्लाह के साथ और फिर शाहिन शाह आफरीदी, अगर ये 2 बॉलर हैं और साथ हारिस रऊफ हैं, तो मैं ही समझता हूं कि ये सामने वाले बैट्समैनों के लिए तबाही का पेश खेमा है। और जिस तरह से आपने कहा कि हमारे स्पिनर्स हैं, माद वसीम हैं, शादाब हैं, नवाज हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। फिर फ़हीम अशरफ भी आपको मतलब सपोर्ट देने के लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास बड़े खिलाड़ी हैं, उनमें बड़ी वैरायटी है। लेकिन देखें, जब आपकी स्ट्रेंथ जो है इतनी अच्छी हो, आपके बॉलर्स इतने अच्छे हों, आपके बैटर्स इतने अच्छे हों, आपका मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा हो, आपके स्पिनर्स इतने अच्छे हों, तो फिर ये कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि इतनी अच्छी टीम से वो अपनी टीम को मतलब फतह दिलाने में कामयाब रहे। अगर इस टीम के साथ भी आप फतह नहीं दिला सकते अपने होम कंडीशंस में, अपने होम ग्राउंड पे, अपनी होम विकेटों पे, तो मैं ये समझता हूं कि फिर जो है इससे बड़ी समझेंगे इससे बड़ी कमजोरी कोई नहीं हो सकती। इसलिए कि न्यूजीलैंड की टीम जो है उसमें भी ज़्यादातर नए खिलाड़ी शामिल हैं और वो तजुर्बेकार खिलाड़ी नहीं शामिल हैं जिनसे आप डर या खौफ महसूस करें। तो मैं ये समझता हूं कि इस सीरीज़ में वैसे तो देखें खेल है, कोई भी टीम जीत सकती है। जब कोई टीम 2 टीमें मैदान में उतरती हैं तो कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन एक तो आपको फतह हासिल करनी चाहिए, फिर ये कि जब आप ग्राउंड के अंदर हों तो मतलब आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए, आप अंदर ग्राउंड में नजर आए कि आप जो है जीतने के लिए खेल रहे हैं और आप रेत की दीवार आपको साबित नहीं होना है, बल्कि फाइटिंग करनी है ताकि शायकीन को भी पता चले। देखें, आज दुनिया में मतलब ये मैच जाता है, लोग देख रहे होते हैं, अपनी राय देते हैं, बनाते हैं, अच्छा या बुरा कहते हैं। तो आपको मतलब एक एक लम्हे को कंसंट्रेट करना चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए और किसी भी लम्हे को आपको कैजुअल अंदाज में नहीं लेना चाहिए, हर गेंद पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और मैं ही समझता हूं कि जितनी अच्छी आपकी टीम है उतनी अच्छी टीम के साथ अब आपको बिल्कुल अच्छी टीम के साथ परफॉर्मेंस करना चाहिए। जावेद इकबाल भट्टी साहब, परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो थोड़ी सी कोचिंग के हवाले से भी बात कर लें। मिकी आर्थर 18 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। जो उनकी टीम है अगर देखा जाए तो इस वक्त जो कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं गैर मुल्की कोचेस है, तो आप समझिए मिकी आर्थर के आने के बाद पाकिस्तान की जो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग का जो शोबा है, जो कोचिंग स्टाफ मिकी आर्थर अपने साथ लेकर आ रहे हैं, तो फ़ायदेमंद साबित होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए मोइन भाई, आपको पता शुरू दिन से जिस दिन से नजम सेठी साहब आए हैं, इनको कोचिंग इन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तानी कोच नहीं चलेगा, तो हमें फॉरेनर कोच चाहिए। और मिकी आर्थर से इनके कोई पुराने मुरासिम थे, ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से मिकी आर्थर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान टीम को संभालें। और मिकी आर्थर ने अपनी शराइत पे, आपको पता है, ग्रैंड ब्रैंड को पहले भेज दिया है। वो कुछ दिन पहले आया, 3-4 दिन पहले आया है। उसका समझे ये पहला इंटरनेशनल जो टूर है, अगर वो किसी टीम के साथ कर रहा है तो पहला इंटरनेशनल इवेंट हमारी टीम के साथ कर रहा है। और 18 को जो मिकी आर्थर भी आ जाएगा। मिकी आर्थर ने भी 1-2 मैचेस में आके देखना है और चेक करना है कि कौन क्या है, कि असल में वो अपनी टीम
को जो है ना वो एडजस्ट करने आएगा, अपनी टीम को चेक करेगा कि भाई सारे अपनी अपनी जहां जहां चाह रहे थे फिट हो गए, वो ये देखने आएंगे। और आपको पता है कि सामने न्यूजीलैंड की टीम है, अगर हम ये सीरीज जीत जाते हैं तो मिकी आर्थर की वाह वाह हो जाएगी, नजम सेठी साहब की वाह वाह हो जाएगी कि जी देखो सेठी साहब ने जैसे ही जो है ना ये कोच चेंज किया है तो रिजल्ट आना शुरू हो गए। और वो अफगानिस्तान से वो जो सीरीज हार गए उसके बाद जैसे मिकी आर्थर और उनकी टीम ने जो है हमारी टीम को आगे संभाला, हमारी टीम जो है ना फिर ऊपर जाना शुरू हो गई। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। असल में चाहिए इनको चाहिए किसी पाकिस्तानी कोच को जो है इनके स्टाफ के साथ लगाए, उन्हें भी कुछ सोचने का मौका दे। आप सिर्फ पैसे जाया ना करें उन पे। देखिए हमारे लड़के सीखे सिखाए हैं, सिर्फ उन्हें थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं, ये जो ग्रैंड ब्रांड जिनको कोच बना के उन्होंने भेज दिया मिकी आर्थर ने, इनका कोई नाम तक नहीं जानता, ना कोई इन्होंने इंटरनेशनल खेला, ना कोई टेस्ट, ना कोई वनडे, कोई उनके कैरियर पर नहीं है। सिर्फ क्या है मिकी आर्थर का नाम है और वो हमारी टीम की कोचिंग कर रहा है और बड़े बड़े प्लेयर्स की, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैनों की आके वो कोचिंग कर रहा है। मिकी आर्थर बजात खुद आकर करे तो समझ में आती है, लेकिन ये रिमोट कंट्रोल से जो कोचिंग है उसका रिजल्ट भी आपको नजर आ जाएगा। मिकी आर्थर पे जितना नजम सेठी ने जोर लगाया था वो आज नजर आना चाहिए। और खुदा न खास्ता अगर एक आध मैच पाकिस्तान टीम हार जाती तो यही जो आवाम है ना मिकी आर्थर के लत्ते ले लेना शुरू हो जाएंगी और नजम सेठी साहब के पीछे पड़ जाएंगी। तो ये मैं नहीं समझ रहा कि पाकिस्तानी कोच से कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मिकी आर्थर बता तो खुद अगर कोचिंग कर रहा हो तो समझ आती है। वो तो उन्होंने अपना स्टाफ भेजा हुआ है, वो तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने अपना स्टाफ भेज दिया है, उनकी ड्यूटी लगाती है, आप ये करें आप ये करें, वो ऊपर से देख रहे हैं। ये है हमारा हाल। रियाज साहब क्या कहेंगे मिकी आर्थर के बारे में? असल में देखें मिकी आर्थर को वैसे तो जावेद भाई की बात बिल्कुल सही है कि एक हमारा कोई ना कोई कोच होना चाहिए साथ में, ताकि जो मतलब इंग्लिश का प्रॉब्लम आता है तो हमारे जो मतलब प्लेयर्स हैं वो हमारा जो कोच अगर साथ होगा तो वो उनको कन्वे कर सकता है, तो और साथ साथ उसकी कोच की तरबियत भी हो जाएगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं, जो फॉरेन कोचेज़ होते हैं ये मतलब इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज होती है, फिर ये कि इतने ऐसे कोर्सेज किए हुए होते हैं कि इनकी मतलब बड़ी साउंड हो जाती है पोजीशन अपनी फील्ड में। अच्छा रह गई बात मिकी आर्थर की, तो एक हमारा जो कल्चर है ना, अगर हमारे मतलब कोचेज़ होंगे बड़े मतलब मर्तबे पे या मतलब वो पूरा हेड कर रहे होंगे तो उसमें ये है कि हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है उसमें ये कि सिफारिश का कल्चर है। हम लोग थोड़े से नरम दिल हैं, हम जो है मतलब अगर कोई एक लॉबी आती है वो अगर हमें प्रेशर करती है तो हम उस पर प्रेशर में आ जाते हैं, उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन जो फॉरेन कोच होता है ना उससे हमारे लोगों के ऐसे कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं होते हैं, वो उसमें ज़्यादा घुल मिल नहीं सकता है। तो वो जो है एक मैं समझता हूँ कि मेरिट पे डिसीजन लेता है। हमारे यहाँ जो मेरिट का जो हम आए दिन जो बात करते हैं ना, देखें कत्लेआम हो रहा है, तो वो उसकी वजह ये भी है कि चूंकि हमारे लोग होते हैं, हमारा कल्चर होता है, तो लॉबीज इस्तेमाल होती हैं, वो उनके कहने में आ जाते हैं और वो जो है किसी टीम प्लेयर को भी निकाल देते हैं, किसी प्लेयर को शामिल कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें चलती होती हैं। लेकिन अगर कोई फॉरेन कोच जो अगर हेड कर रहा होगा तो उसमें यह है कि हमारे जो लोग हैं उनका उससे इतना आसानी से रब्ता नहीं हो सकेगा, फिर उनसे उनका कोई कंफर्ट लेवल नहीं होगा, फिर वो अपनी बात जो है गलत बात मनवा नहीं सकेंगे। तो वहाँ पे जो ये जो कोचेज होते हैं फॉरेन जितने भी नामी ग्रामी जैसे कि मिकी आर्थर हैं, ये सिफारिश वगैरह का तो वहाँ कल्चर ही नहीं है, ना वो ये समझते हैं, ना वो अंडर प्रेशर आ सकते हैं। तो उसमें सिर्फ एक सेफ साइड ये है किसी बाहर के कोच को साथ रखने की कि हम जो है इससे बच जाते हैं और नजम सेठी साहब भी इससे बच जाएंगे कि जी उनके पास जो सिफारिशें अभी आती होंगी तो उनको वो करनी पड़ती होंगी। लेकिन अगर उनके पास अब कोई सिफारिश आएगी हमारे पाकिस्तानी किसी ऑफिशियल के पास तो कहेंगे भाई मिकी आर्थर, अच्छा मिकी आर्थर कोई बात नहीं कर सकता, इसलिए कि वो लोग तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो जो प्रोफेशनल उनकी अप्रोच होती है वो तो जो मेरिट पे होती है, ज्यादातर यही होता है कि वो मेरिट पे मतलब जो चीजें होती हैं उसको वो कंसीडर करते हैं, अदरवाइज वो उसको नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बाहर के कोच का हमारे लिए जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि वो हमारे लोगों की बातों में नहीं आएगा, उनसे मरूब नहीं होगा और जो मेरिट के डिसीजन है वो करेगा। लेकिन अच्छा मेरिट की बात हो रही है रियाज साहब, तो मिकी आर्थर के आने के बाद शायद लगता है आपको कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में से एक फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ते दिखाई देंगे? अच्छा बड़ा अच्छा मतलब है कि आपने याद दिलाया, अच्छा मतलब क्वेश्चन किया। देखिए मिकी आर्थर को तो लाने का एक मकसद ये भी है कि बाबर आजम को सफाई के साथ उसके जरिए जो है किसी एक फॉर्मेट से हटा दिया जाए। देखिए वैसे मैं ये कहूंगा, बल्कि दुनिया ये कहती है कि आप तीनों फॉर्मेट का उसको कप्तान बनाना है, किसी भी प्लेयर को अगर आप बनाएं तो ये उसके बजाते खुद उसके साथ ज्यादती है, इसलिए कि वो मतलब तीनों फॉर्मेट में कंसंट्रेट नहीं कर सकता। फिर परफॉर्मेंस तो अच्छी है रियाज साहब बाबर आजम की, नहीं बहसियत बेटर
हम तो उन्हें सल्यूट करते हैं, आईसीसी के सारे अवार्ड जीते हैं, नंबर 1 नंबर 2 रैंकिंग में आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऑन एंड ऑफ आपने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस एक आध मैच में अच्छी करते हैं और बाकी 1-2 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस खराब जाती है। फिर ये कि जहां आपको स्ट्राइक रेट की जरूरत होती है, जहां आपको टीम को जितवाना होता है, वो टीम को जितवा नहीं पाते हैं। उनका रिकॉर्ड तो अपनी जगह बनता चला जा रहा है, लेकिन आप ये देखेंगे उनके, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखें उनका रिकॉर्ड तो मतलब उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन उन्हीं की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम का भी तो देखें ना कि उसने कितने मैचेस जीते हैं, कितने हारे हैं, और वो सिचुएशन भी आप नजर में रखें कि जिस सिचुएशन में वो खेल रहे होते हैं और वो टीम को ले जा सकते हैं जिताने के लिए, लेकिन वो नहीं ले जा सकते। तो यही तो क्रिटिसिज्म आता है कि भाई आपने एक मतलब एक प्लेयर पे इतनी सारी जिम्मेदारियां तीनों फॉर्मेट की डाल दी हैं, तो वो उसकी फिर परफॉर्मेंस मुतासिर होती है, और जो परफॉर्मेंस मुतासिर होती है वो ये होती है कि जिन मैचेस में आप अपनी टीम को जीत के आप बाहर ले जा सकते हैं, वो आप वहां पे मतलब स्ट्राइक रेट भी खत्म हो जाता है, आप आउट भी होते हैं और आपकी टीम वहां फंस जाती है। तो इन बातों को कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बाबर आजम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट्स हैं जो सबके सामने आने चाहिए। रियाज भाई, वो आपने मिकी आर्थर के बारे में कहा कि ये जो है बड़े ऑनेस्ट होते हैं, ये किसी की नहीं, मैं ऑनेस्ट की बात नहीं कर रहा। देखिए, किसी की सिफारिश नहीं मानते, मेरा सवाल सुन लें, सिफारिश नहीं मानते। कोई दिन पहले पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स उन्होंने कहा था कि मिकी आर्थर से ज्यादा पाकिस्तानी जो है ना अब कोई नहीं रहा, ये सबसे ज्यादा जो है ना, ये सबसे ज्यादा सीख गया है कि साजिशें कैसी होती, बकौल आपके कि इसको लाने का एक मकसद ये है कि बाबर से जो है ना एक फॉर्मेट की कैप्टनसी ले ली जाए। तो मकसद आपके अल्फाज में पता चल रहा है कि ये जो है ना, ये सिफारिश कल्चर, ये उसका हिस्सा बन गया। ये पाकिस्तान का काफी अरसे कोच रह चुका, ये उन चीजों का हिस्सा बन गया। लेकिन जावेद साहब, इसमें एक चीज है कि मिकी आर्थर जब कोचिंग के फराइज अंजाम पाकिस्तान को दे रहे थे, तो 2 दफा पाकिस्तानी टीम ने जो है अपने हक में जो है ट्रॉफी जीती है। क्या कहेंगे रियाज साहब? देखिए, मैं यही बात कहने जा रहा था आपके सवाल से पहले कि आप उसका रिकॉर्ड तो देखें ना पाकिस्तान की टीम के साथ। उसने आपको 2 मतलब वर्ल्ड टाइटल जितवाए हैं और सीरीज भी जितवाई है। फिर उसने आपके प्लेयर्स को मतलब ये कि बाबर आजम उनके दौर के प्लेयर्स बने हैं, मतलब ये कि वो प्लेयर्स को सामने लेके आया है। यही तो प्रोफेशनल अप्रोच होती है कि मतलब आप जो है नीचे से निकालें और उसको मतलब कुंदन बनाए, क्या कहते हैं वो, कुंदन। हाँ, तो मतलब ये कि ऐसे प्लेयर्स को सामने लेके आए। फिर ये कि देखें, जो अगर आप किसी को ऑनर देते हैं या किसी को मतलब अपनी उसमें ग्रुप में शामिल करते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि उसका पास रिकॉर्ड आप देखते हैं। तो पास रिकॉर्ड तो का मतलब मिकी आर्थर का ऐसा है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा उंगलियां नहीं उठा सकता। तो ये मतलब मैं कप्तानी की बात तो खैर मैंने साइड पे की कि उनके जरिए ये कर सकते हैं, लेकिन जो मेन हमारा जो मकसद है, जो हमारा कल्चर है, मैं ये समझता हूँ कि उस कल्चर को थोड़ा सा परे रखने के लिए जो है मिकी आर्थर, या मिकी आर्थर नहीं कोई और भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है, जनूबी अफ्रीका हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि ये वो मतलब लोग होते हैं बाहर के जो गैर मुल्की होते हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारे लोग जो है उन तक पहुंच नहीं सकते इतनी आसानी के साथ कि जी कोई माफिया और वो ये कहे जी हमारे लड़कों को शामिल। लेकिन इस दफा तो रियाज साहब पूरी स्टैंड के साथ है मिकी आर्थर, अपने टीम के साथ कह लें, इसमें अलग ना होगा कि पूरी टीम के साथ इस वक्त पाकिस्तान पर अगर कोचिंग के फराइज अंजाम देते हुए नजर आएंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास भी बड़े लेजेंड क्रिकेटर मौजूद हैं, जिस तरह माजी में अगर हम बात कर लें, जावेद मियांदाद हमारे पास मौजूद हैं, इकबाल कासिम हमारे पास मौजूद हैं। तो ऐसे लेजेंड के होते हुए शायद अगर उन्हें ये फ़राइज़ अंजाम दे दिए जाते तो वो क्या बेहतर नहीं होता? देखिए, बिल्कुल देने चाहिए, मैं इस बात के हक में हूँ। और जो आपने नाम लिए और बहुत से ऐसे और भी नाम हैं जो मतलब पाकिस्तान की टीम के साथ बहैसियत ऑफिशियल हो सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमारे जो मतलब अगर वो ऑफिशियल्स होते हैं ना, तो वो बेचारे या तो मरूब हो जाते हैं या इतने सीधे होते हैं कि दूसरों की बातों में मतलब आ जाते हैं, उनको करना पड़ता है। तो वो मतलब ये कि एक तो जो सिफारिश का कल्चर है वो उस पर गालिब आ जाता है, तो मेरिट जो है वो इधर उधर हो जाती है। लेकिन मैं इस बात के हक में हूँ कि देखें, आप मिकी आर्थर कह रहे हैं अपना पूरा स्टाफ लेके आया है, बिल्कुल। आजकल तो दुनिया भर में इंटरनेशनली मतलब यही कल्चर है कि जो भी मतलब कोई अगर कहीं जाता है, सिस्टम बन गया, तो पैकेज सिस्टम बन गया कि हमारा ये पैकेज इतना स्टाफ हमारा होगा, तो उसके सामने रख के जो है ना एग्रीमेंट करते हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि फिर मतलब ये कि आप उनसे बात भी कर सकते हैं ना कि भाई आपके पूरे लोग आए तो आपने क्या डिलीवर किया है। तो इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने लोग लेके आते हैं और फिर डिलीवर भी करते हैं। उनकी अप्रोच जो है प्रोफेशनल होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें, हमारा तो सिस्टम ऐसा नहीं है ना, उनके मुल्कों का तो सिस्टम ऐसा है कि वो मतलब अपनी अपनी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस होती है, जो जदीद दौर है उसके मुताबिक वो मतलब वेल अवेयर होते हैं और पूरे मतलब लैस होते हैं उन तमाम चीज़ों से।
मैं ही समझता हूँ जो आपने नाम लिए, जावेद मियांदाद का बहुत बड़ा नाम है, इकबाल कासिम है, और भी दूसरे मतलब हमारे जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो मतलब बिलाशुबा मतलब वो कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो कोचेज़ हैं मैं समझता हूँ कि उनको जो है फॉरेन जो कोचेज़ हैं उनके साथ मतलब लगाना चाहिए, भले चाहे आप वो हम पल्ला वही ओहदा दे दें, साथ रखना चाहिए और साथ रखना ज़रूरी भी है। और मैं इस बात का भी मतलब कायल हूँ कि कायल नहीं हूँ कि सिर्फ आप मतलब मिक्की ऑर्थर की टीम या कोई भी फॉरेन टीम पूरे उनको ले लें, नहीं, एक दो लोग आप अपने उसमें इंडेक्ट रखें, ताकि एक तो कम्युनिकेशन का जो चक्कर होता है, इंग्लिश का बहुत से हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट मतलब फौरी तौर पे उनकी इंग्लिश नहीं समझ सकते, तो कम से कम जो हमारा मतलब ऑफिशियल होगा उसके जरिए वो उन चीज़ों को समझ लेंगे, उन सब चीज़ों को अपने जरिए समझते दिखाई देंगे। जावेद इकबाल साहब, मैच आज लाहौर में है, शायकीन क्रिकेट बड़े बेताब हैं आज के मैच देखने के लिए। टिकटों में भी थोड़ी सी रेट में कमी की गई है, शायकीन को कैसा देखेंगे आज? क्योंकि हम देखते हैं बड़े दिलदादा हैं, लाहौर के हों या कराची की आवाम हो, क्रिकेट को बड़ा पसंद करती है। हाँ मोइन भाई, जिस तरीके से देखा PSL में जो लाहौर के तमाशाई ने रिजल्ट दिया था, आपको पता है हर दिन जो भी मैचेस हुए सारे फुल हुए हैं, स्टेडियम फुल रहा है। तो आज भी लगता है माह रमजान का जुम्मा है तकरीबन, तो पब्लिक का वही रिस्पांस तो मुझे नहीं लग रहा आएगा, लेकिन ये कि पब्लिक बहुत आएगी। जिस तरीके रोजे के बाद मैच शुरू है, तरावियों के बाद मैच शुरू करें, पब्लिक को आना चाहिए स्टेडियम। तो मुझे लगता है वो हाउसफुल वाला बोर्ड तो लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में लगा होना चाहिए। रियाज साहब क्या कहेंगे शायकीन क्रिकेट के हवाले से? देखें, बिल्कुल न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ी टीम है और हमारे जो शायकीन हैं, आपने ये देखा कि जब मुल्तान में मतलब क्रिकेट शुरू हुई तो स्टेडियम भरे हुए थे, फिर लाहौर में जो हालिया सीरीज़ हुई है वहाँ भी इसी तरह से कमोबेश पिंडी में भी था, तो कराची में भी स्टेडियम भरा था, लेकिन बाज़ मैचेस में यहाँ पे ज़ाहिर है शायकीन नहीं थे। लेकिन एक जो सोच है वो अब यही है कि जब गैर मुल्की बड़ी टीमें आती हैं तो हमारे जो शायकीन हैं उनको मतलब देखना ज़रूरी समझते हैं और ये होना भी चाहिए। देखें, क्रिकेट जो है पाकिस्तान का पैशन है और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की 64% आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र मतलब एक अफराद में मुश्तमिल है, तो हमारे यहाँ जो है नौजवान तबका जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है और एक अच्छी बड़ी सोच पैदा हुई है हमारे नौजवानों में कि वो हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरफ राग़िब हो रहे हैं और ख़ास तौर से खेल की जानिब जो है उनका रुझान है। इसलिए कि बच्चे जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे, उन्हें कम से कम एक नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों का पता है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा माशरा ही हमारा पॉजिटिव हो गया, नहीं है, अभी बहुत बड़ी गुंजाइश बाकी है इसको बेहतर करने में, अभी भी नेगेटिविटी है और बहुत से ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जो हम मतलब देख रहे हैं। अच्छा, जैसे दूसरी चीज़ ये कि आज मैच है, विकेट को कैसा देख रहे हैं? अगर PSL सुपर 8 की बात कर लें तो इन विकेटों पे जो है हम देख रहे थे कि 150 और 200 के करीब रन बनते दिखाई दे रहे थे। क्या कहते हैं कि आज किस किस्म का बिहेवियर होगा विकेट का, कितने स्कोर्स हो सकते हैं इस विकेट के ऊपर? देखिए, अभी जो आपने पहला सवाल किया था ना उस वक्त के शायकीन जो हैं वो मतलब कि क्या वो आएंगे, शायकीन तो आएंगे, लेकिन देखें शायकीन की तादाद उस वक्त और ज़्यादा बढ़ती है जब उनको इंटरटेनमेंट मिलता है। इसलिए कि देखें, शायकीन जब कोई अपने घर से निकलता है तो 1-1.5 घंटे पहले वो तैयारी करता है, उसके बाद तकरीबन 1-1.5 से लेकर 2 घंटे उसको स्टेडियम जाने में लगते हैं, फिर 3-4 घंटे वो वहाँ बैठता है, तो मतलब वो एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, वो चाहते हैं कि मतलब उनको तफरी मिले। लेकिन अगर वो ग्राउंड में पहुँच के मतलब उन्हें कोई रन्स ना मिले, कोई स्ट्रोक खेलने को ना देखें, वो छक्के ना लगें, चौके ना लगें, तो मैं ही समझता हूँ विकेट जो है वो सपोर्टिंग होनी चाहिए, बैट्समैनों के लिए भी होनी चाहिए, बॉलर्स के लिए भी होनी चाहिए, और 200 रन मैं समझता हूँ कि कम से कम क्या कहेंगे विकेट के हवाले से? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि सपोर्टिंग विकेट हो, बैट्समैन को भी मदद मिले, बॉलर्स को भी मिले, और पब्लिक जाहिर है जैसे रियाज भाई कह रहे पब्लिक आती है आजकल रन्स देखने के लिए, चौके छक्के के देखने के लिए, तो बिल्कुल रावलपिंडी की तरह ना बना दे, फ्रेंडली विकेट बनाए, बॉलर्स के लिए फ्लैट विकेट बने जिसपे सारे रन भी हो, बॉलर्स को भी मदद मिलती दिखाई दे, और यकीनन ये अच्छा मैच हो दोनों टीमों के दरमियान। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।